नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। हमारा टॉपिक रहेगा ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय फल, उष्णकटिबंधीय फसल हो जाए। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय फलों की क्रॉप हो जाए। क्या हो जाएगा, फलों की क्रॉप हो जाएगा या उष्णकटिबंधीय फलों की फसलें हो जाएगा। तो हमारा उष्णकटिबंधीय, इसे हिंदी में बोलेंगे उष्णकटिबंधीय फलों की फसल। क्या हो जाए, उष्णकटिबंधीय फलों की फसल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स हमारे कौन कौन से होते हैं जो ट्रॉपिकल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें 3 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो हमारा ट्रॉपिकल ये हो जाएगा जो समझ लीजिए हल्का गर्मी और सर्दी दोनों सहन कर सकता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेट, जो अधिकतर क्या होता है, केवल शीत जहाँ पर ठंडी जलवायु होती है वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन या खेती की जाती है। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्रॉप होते हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा हो जाएगा मैंगो, नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 बनाना, नंबर 2 क्या हो जाएगा, बनाना, नंबर 3 हो जाएगा सिट्रस, सिट्रस क्रॉप। उसके बाद नंबर 4 हमारा हो जाएगा ग्रेप, और नंबर 5 हो जाएगा पपाया। क्या हो जाएगा, पपाया। उसके बाद नंबर 6 हमारा हो जाएगा गुआवा, और नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा, सपोटा। क्या हो जाएगा, सपोटा। तो ये हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आती हैं। तो अगर कोई पूछ लेता है निम्न से कौन सा ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल फलों के अंतर्गत ट्रॉपिकल फलों के नाम लिखिए, कौन कौन से ट्रॉपिकल फल होते हैं। तो हमारा मैंगो यानी आम हो जाएगा, बनाना मीन्स केला हो जाएगा, सिट्रस क्रॉप मतलब नींबू वर्गीय फसल। क्या हो जाएगी, नींबू वर्गीय फसल। ग्रेप मतलब अंगूर हो जाएगा, पपाया आपका पपीता हो जाएगा, गुआवा मतलब अमरूद हो जाए, सपोटा ये हमारा सपोटा भी, इसे चीकू क्या बोला जाता है, इसे चीकू भी बोला जाता है। क्या, चीकू। तो ये ध्यान रखना, सपोटा को हम क्या बोल सकते हैं, चीकू भी इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैंगो क्रॉप से। इन्हें पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे कि मैंगो क्रॉप पूरा कल्टीवेशन एकदम विस्तार से, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन समझ लीजिए छूटने लायक नहीं रहेगा। तो आप सब हमारे वीडियो को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर आप करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहे आपको जरूर वो उपलब्ध हो सके या उसके नोटिफिकेशन आपके चैनल पे तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैंगो की क्रॉप, यानी मैंगो। मैंगो जिसे हम क्या बोलते हैं, आम। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसे किस किस नाम से जाना जाता है। मैंगो इज नोन या मैंगो इज कॉल्ड, या मैंगो की क्या कहा जाता है, या और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय फल किससे कहते हैं, आम को कहते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो यह लिख सकते हैं मैंगो इज नोन एज, मैंगो इज नोन एज यानी आम को जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है या इनके उपनाम क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो मैंगो को हम किस नाम से जानते हैं। नंबर 1 हमारा हो जाएगा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इसे हम क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल। हिंदी में क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा 2 नंबर हो जाएगा किंग ऑफ फ्रूट,
किंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या हो जाएगा, फलों का राजा हो जाएगा, किंग ऑफ फ्रूट। उसका नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट यानी उष्ण फलों का राजा क्या कहा जाए, तो उष्ण फलों का राजा भी इसे हम आम को कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 हमारा हो जाएगा प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, क्या इसे कहा जाता है, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया यानी भारत का गर्व का फल या भारत का गौरव का फल इसे भी कहा जाता है। तो क्या हो जाए, भारत का गर्व का फल कहा जाता है, भारत का गौरव का फल इसे कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा नंबर 5 बाथरूम फ्रूट या बाथरूम फल, बाथरूम, इसे हम क्या कहते हैं, बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 हो जाएगा सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, क्या हो जाए, सिंबल ऑफ लव यानी प्यार का प्रतीक हो जाए, क्या हो जाएगा, प्यार का प्रतीक, सिंबल से प्रतीक हो जाएगा, आप प्यार का प्रतीक हो जाएगा। तो आम को हम किस नाम से जाना जाता है, मैंगो इज कॉल्ड, आम को हम क्या कहा जाता है, इसके उपनाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा किससे कहते हैं, आम को कहते हैं। उसके बाद किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट मतलब उष्णकटिबंधीय या उष्ण फलों का राजा किससे कहते हैं, आम को कहते हैं। प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का गर्व का फल किससे कहते हैं, गर्व का फल किससे कहते हैं, तो ये हो जाएगा। बाथरूम फ्रूट किससे कहते हैं, तो आम को कहते हैं। उसमें सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक भी किससे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। सिंबल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का प्रतीक अगर पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गुलाब को कहते हैं, इसे बोला जाता है, रोज या गुलाब को बोला जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा। इसको हमें पता होना चाहिए कि आम की कल्टीवेशन अगर हम पढ़े तो पूरे हमें डिटेल से अच्छे से इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं बॉटेनिकल नेम यानी इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। बॉटेनिकल नेम हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम हो जाएगा या वैज्ञानिक नाम भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, वैज्ञानिक नाम भी। तो बॉटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम हो जाए। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये हमारा क्या होगा, आम का बॉटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा फैमिली या कुल, फैमिली ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल या परिवार भी बोला जा सकता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि आम किस परिवार का सदस्य है या किस कुल का सदस्य है। तो हमारा ये हो गया नंबर 1 बॉटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम, दूसरा हमारा फैमिली या कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाए, एनाकार्डियेसी, तो इससे क्या, आम किस कुल का सदस्य है या किस फैमिली का सदस्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एनाकार्डियेसी। तो इसे हम लिख सकते हैं एनाकार्डियेसी, उसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आम की फैमिली या कुल क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओरिजिन प्लेस, क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस मतलब क्या होता है, उत्पत्ति स्थान, हमारा क्या हो जाए, उत्पत्ति स्थान। और इसे एक नाम से और जाना जा सकता है, नेटिव प्लेस, क्या हो जाएगा, नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, मूल स्थान। नेटिव प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, मूल स्थान। ओरिजिन प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान।
और नेटिव प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, मूल स्थान। तो दोनों समझ लीजिए, जो क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका अलग है, लेकिन तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान, कहाँ से खोजे, कहाँ से निकला, उत्पत्ति हुआ था। और नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान, या कहाँ से निकाला गया था, पहली बार इसे कहाँ पर देखा गया। तो इसका ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान हमारा क्या हो जाए, भारत। भारत, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंडो बर्मा भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इंडो बर्मा भी कहते हैं। लेकिन तो कभी कभी और एक पूछा जा सकता है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया भी इसे दे सकता है कभी कभी। साउथ ईस्ट एशिया, इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया। हमारा क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया भी इसे हम कभी कभी कह सकते हैं, अगर एशिया के अंतर्गत पूछता है तो। इतना आप सबको पूरा समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बताया। बोटेनिकल नेम, आम का वनस्पति नाम, मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली आपको हमारा किस परिवार का सदस्य है, एनाकार्डियेसी। ओरिजिन प्लेस मतलब मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान, और नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान। तो हमारा क्या हो जाए, भारत या इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया भी हो सकता है। इन तो श्योर हमारा यही पूछा जा सकता है अधिकतर। अब हम आगे देखते हैं, अब आइए तो क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम नंबर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र संख्या। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र संख्या। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, 2n। इसे हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, 2n भी इसको हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ना, 2n इसको भी हम लिख सकते हैं। अब क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, जो हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं, मतलब हमारे क्या होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। गुणसूत्र के द्वारा हमारे जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा ही आते हैं। कभी कभी किसी क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो हमारे किसी अंग में, जैसे कोई भी अंग में डिफरेंट या कमी भी हो सकती है, जैसे क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो गया। आप सबको पता होगा कि ह्यूमन जो होता है हमारा, ह्यूमन मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। और कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन ह्यूमन मतलब मनुष्य में। अगर कभी कभी किसी में ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में कोई भी अंग में या कमी हो सकती है या कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। किसी की 5 उंगलियां भी हो सकती है, कान में कुछ भी कोई भी डिफरेंट आ सकता है। तो ये किसके द्वारा होता है, हमारे शरीर क्रोमोसोम की वजह से। इनकी अधिकता या रिड्यूस या कमी के कारण होता है, कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है, कभी कभी घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, इनकी वजह से होता है। तो ऐसे आम में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इनमें 2n बराबर 40 होती है, 40 कितना होता है, 40 होता है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2n बराबर दिया 40, कितना दिया 40। अगर यहाँ पर पूछ ले कि n नंबर मतलब आम में अगर गुणसूत्र की संख्या 40 है तो उसमें n बराबर कितना होगा, n। तो आप सबको पता होगा कि कोई भी चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर इस साइड हम ले जाएंगे तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो तुरंत इधर किसमें चला जाता, प्लस में चला जाता। तो यहाँ पर n बराबर लिख देंगे हम 40/2, तो कितना हो जाएगा 20। तो n बराबर कितना हो जाएगा 20। तो कभी भी पूछ ले आम में n क्या हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड जिसे बोला जाता है, हैप्लॉइड। 2n को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। तो n को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड। 2n रहेगा तो डिप्लॉइड समझ लीजिए, 2 गुणित होता है। और 3n तो हमारा ट्रिपोलाइड होता है। 4n रहेगा तो टेट्रापोलाइड होगा, और 5n रहेगा तो पेंटा, ऐसे हमारा चलता है ऑक्टापोलाइड। तो n बराबर इसमें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। वैसे अक्सर यही हो सकता है कि आम में गुणसूत्र की संख्या 40 होता है, n बराबर बाई चांस पूछ ले तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आम में बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर यानी इसे हम क्या कहते हैं, आधारीय गुणसूत्र। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आधारीय गुणसूत्र।
आधारीय गुणसूत्र की संख्या, बेसिक क्रोमोसोम नंबर या आधारीय गुणसूत्र की संख्या। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर आम में कितना होता है? 10। ये ध्यान रखना, कितना होता है? 10 होता है, यानी 10 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमने आप सबको क्रोमोसोम या गुणसूत्र पूरा अच्छे से आप सबको हमने बता दिया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, यानी फल का प्रकार क्या होता है। टाइप ऑफ फ्रूट यानी इसे हम क्या बोलते हैं? फल का प्रकार। इसे क्या बोला जाता है? टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार। तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार आम का क्या होता है? अष्टफल या ड्रुप। क्या बोला जाता है इसे? अष्टफल या ड्रुप। इसे हम क्या लिखते हैं? ड्रुप। या हिंदी में हम क्या लिखते हैं? अष्टफल। हिंदी में इसे हम क्या लिखते हैं? अष्टफल कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ड्रुप लिखते हैं। उसके बाद अगला जाता है इडिबल पार्ट, यानी कौन सा भाग इसका हम खाते हैं। इडिबल पार्ट यानी खाने वाला भाग। इडिबल पार्ट हिंदी में इसे हम क्या लिखेंगे? खाने वाला भाग। तो आम का हमारा खाने वाला भाग क्या होता है? इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग कौन सा? मीजोकार्प, जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्त। जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्त या मीजोकार्प बोला जाता है। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। हमने आप सबको ये बताया कि आम में टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार, अष्टफल या ड्रुप। इडिबल पार्ट खाने वाला भाग हमारा मीजोकार्प या मध्य फल भित्त होता है। क्या होता है? मीजोकार्प या मध्य फल भित्त होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल या मृदा। सॉइल या मृदा। अब सॉइल या मृदा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाए कि आम की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होती है सुटेबल या उपयुक्त होती है। आम की कौन सी भूमि होती है जिसमें हम, यानी कौन सी भूमि होती है जिसमें हम आम की खेती कर सकते हैं। कौन सी सॉइल या मृदा उपयुक्त होती है आम की खेती के लिए। तो इसको आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिए कि कैसी भूमि चाहिए जिसमें हम आम की खेती कर सके। जैसे बहुत जगह ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी होता है, या बहुत जगह बलुई मिट्टी होता है, यानी सैंडी सॉइल मतलब बलुई। उसके बाद सैंडी लोम, बलुई दोमट, या बहुत जगह दोमट। तो इसके लिए कौन सी भूमि उपयुक्त होती है आम की खेती के लिए? तो हमारा हो जाएगा सैंडी लोम, सैंडी लोम या लोम, यानी बलुई दोमट या दोमट। तो क्या हो जाए? बलुई दोमट या दोमट। तो ये जरूर ध्यान रखना कौन सी भूमि जो होती है उपयुक्त होती है आम की खेती के लिए। तो आम की खेती के लिए सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट भूमि क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। इतना हो गया, इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं पीएच। पीएच, तो पीएच क्या होता है? पीएच का सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो पीएच के बारे में 5-6 क्वेश्चन होते हैं, मतलब समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको हम आप सबको बता दे रहे हैं। पीएच, तो सबसे पहले इसका नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, पूरा नाम हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम हो गया। उसका वजह पीएच की खोज किसने की? तो इसकी खोज अगर पूछ लेगा तो कि पीएच की खोज किसने की, तो यस पी एल सोरेनसन ने, एस पी एल सोरेनसन ने कब किया? तो 1909 में किया। ये जरूर ध्यान रखना। पीएच की खोज किसने किया था? एस पी एल सोरेनसन ने किए थे। कब किए थे? 1909 में किए थे।
अब आ जाता है कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन और कई क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना है, क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, या उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो जैसे अम्लीय भूमि अगर हम पूछ लेते हैं एसिडिक सॉइल, क्या हो जाए एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल जिसमें क्या होता है अम्लीय भूमि, क्या हो जाए अम्लीय भूमि। तो अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा अम्लीय भूमि का जो पीएच मान होता है 7 से कम, लेस देन 7, लेस देन 7, यानी इसका पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है। उसके बाद दूसरा हमारे आ जाता है एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल जिसे हम क्या बोलते हैं क्षारीय भूमि, क्या हो जाएगा क्षारीय भूमि। अब क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। तो क्षारीय भूमि का पीएच मान हमारा हो जाता है मोर देन 7, यानी 7 से अधिक, 7 से अधिक, जिसे हम क्या मोर देन 7, क्या हो जाए 7 से अधिक होता है। तो हमने आप सबको पीएच के बारे में बता दिया था, मतलब पूरा बता दिया कि पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने की थी, एसपीएल सोरेनसन ने कब किए थे 1909 में। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है 7 से कम, क्षारीय भूमि का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर भाई न्यूट्रल सॉइल मतलब उदासीन भूमि का पीएच मान अगर पूछ लेता, उदासीन, क्या हो जाए उदासीन भूमि, तो उदासीन भूमि का पीएच मान हमारा केवल 7 होता है। कितना होता है, केवल 7 होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। यानी उदासीन भूमि का पीएच मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा पीएच से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम जैसे आया था कि जैसे हमारे सॉइल या मृदा जो अम्लीय हो गई, क्षारीय हो गई, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसको सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अम्लीय भूमि को अगर हमें सुधारना है, जैसे हमारा खेत हो अम्लीय हो गया, क्या हो उसको हमने सॉइल टेस्टिंग कराया तो हमें पता चला ये सॉइल एसिडिक सॉइल हो गई, क्या एसिडिक सॉइल हो गई, इसीलिए इसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। उसका सेकंड आ जाता है क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम तथा पायराइट्स। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम तथा पायराइट्स का प्रयोग हम करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम तथा पायराइट्स का प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पीएच स्केल का पैमाना कहाँ से कहाँ, यानी जो स्केल होता है हमारा पीएच, जैसे आप सब देखे होंगे कि थर्मामीटर में निशान कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो जो थर्मामीटर होता है हमारा किस काम आता है, किस पर्पज, बुखार चेक करने के लिए कि कितना बुखार हमारे अंदर चढ़े या कितना बुखार है। तो थर्मामीटर में जो उसमें निशान लगे रहते हैं, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाता तो 35 से 43 थर्मामीटर में एक क्वेश्चन बता दें कि थर्मामीटर में जो निशान रहते हैं बुखार 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सब देखते होंगे कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसमें जो निशान रहते हैं।
अगर वही पूछा जाता फ़ारेनहाइट में, इसमें फ़ारेनहाइट में, तो 95 से 110, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, कितना होता, सॉरी 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके निशान बने रहते हैं। तो ये हमारे हो गए थर्मामीटर में जो निशान कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। तो बच्चों में ये वीडियो समझ लीजिए ऐसा बना रहे हैं कि खाली समय में आप सबके लिए, जैसे आप सब कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ना चाहते हैं, उनके पास दिक्कत होती है, तो उनके लिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए आप पूरे हॉर्टिकल्चर में पूरा कोर्स समझ लीजिए कंप्लीट कराएंगे अच्छी तरीके से। तो आप कोशिश करिए कि हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे आने वाला जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप या कल्टीवेशन कोई भी टॉपिक रहेगा तो तुरंत आपको मिलेगा। तो उसको जरूर अच्छे से ध्यान करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये लेक्चर आप सबको कैसा लग रहा है। तो जो हमारा थर्मामीटर होता है, अगर इसमें देखा जाता है, इसमें निशान डिग्री सेंटीग्रेड में 35 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के निशान आते हैं, और फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाता है तो 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसमें निशान बने रहते हैं। उसके अंदर हमारा बुखार चेक किया जाता है। अब ह्यूमन का आप सबको पता होगा कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हमारा थर्मामीटर। ऐसे हमारा पीएच स्केल होता है जिससे पीएच नाप लेते हैं। ऐसे हमारा क्या होता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में जो निशान आते हैं 0 से 14, ये ध्यान रखना, उस पर जो निशान बने रहते हैं पीएच स्केल पे जो पैमाना होता है उसमें निशान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 0 से 14 तक उसमें निशान बने रहते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखना। उसका मनुष्य के अगर सामान्य मनुष्य के जो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको जरूर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं आम मैंगो क्या होता है, ट्रॉपिकल क्रॉप होता है, उस तथा एवरग्रीन फ्रूट्स होता है। क्या होता है, एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप होता है। मैंगो इज ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप होता है। एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स। मैंगो क्या होता है, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय फल होता है। उसके बाद एवरग्रीन मतलब सदाबहार होता है। एवरग्रीन फ्रूट्स क्रॉप यानी सदाबहार होता है। सदाबहार मतलब क्या होता है, जैसे इनका सीजन जैसे क्या होता है समाप्त होने पर पौधे क्या होते हैं पत्तियां अपना छोड़ देते हैं, या सदाबहार आते पत्तियां क्या होते छोड़ देते हैं। उसके बाद सीजन आने पर नई पत्तियां फिर धारण कर लेते हैं, नई पत्तियां, या कुछ इसमें ऐसे पौधे की थोड़ा पत्तियां उनकी कुछ ड्रॉप हो जाती है तो नई पत्तियां बनने लगती हैं। क्या होता है उसमें एवरग्रीन या सदाबहार होता है। इसलिए एवरग्रीन या सदाबहार या हरदम के लिए इसमें हरा बना रहता है। हरदम पत्तियां, कुछ पत्तियां तो हरदम लगी रहती है, कुछ पत्तियां उसमें कुछ छोड़ देते हैं और नई पत्तियों को धारण कर लेते हैं। और ये ट्रॉपिकल होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर। अब हम आगे देखते हैं मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, यानी हम आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। आम के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, तो आम के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, पेनिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिकल कहते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि आम को जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आम के पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सब इसको जरूर बताइए कि मतलब आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे चैनल को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।